हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट अ मिरेकल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिहार एसआई दरोगा का जो फॉर्म आया हुआ है, बहुत ही मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए मैं जो खान सर का जो खान ग्लोबल स्टडी से जो उनका प्रैक्टिस सेट पेपर है, उसका थियरी जो है जियोग्राफी का जो एस्ट्रोनॉमी जो थियरी, मैं उसको लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है बिहार दरोगा, ठीक है ना। तो उसमें मैं एक एक करके मैं सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें कैसे हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो हम एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। सबसे पहले ये है कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है। तो इसमें ये कहा कि मतलब ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड है। ठीक है। और आकाशगंगा क्या है? यह तारों का समूह है, इसकी संख्या 100 अरब है। हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। ठीक है। हमारा आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी है। सबसे निकटतम आकाशगंगा क्या है? देवयानी है। और इसकी आकृति सर्पिलाकार रूप में है। ठीक है ना। इसकी आकृति सर्पिलाकार रूप में है। ठीक है। और तारे का औसत काल कितना होता है? 10 अरब वर्ष। जो तारा होता है उसका औसत काल 10 अरब वर्ष होता है। ठीक है। और सूर्य 5 अरब वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है। जो सूर्य हमारा है ना, 5 अरब वर्ष अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया है, जिसमें से 5 अरब वर्ष शेष और बचा हुआ है। ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि देवयानी, ये हमारा क्या है? देवयानी है, जो एस्ट्रोमेडा मेडा हम कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं इसको। ठीक है ना। और ये 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। क्या है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। और इसको हम मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा जो है, ये हमारा आकाश गंगा है। ठीक है। आकाश गंगा हमारा है, जो इसमें यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड में आता है, आकाशगंगा। ठीक है ना। तो फिर हम अब आते हैं तारा। ठीक है। इसमें दिखाया है कि तारा में क्या चीज़ है। मतलब तारा के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। तारा के पास क्या होता है? अपनी ऊर्जा और प्रकाश दोनों होता है। ठीक है। और ईंधन, और वो किससे किस में जाता है? हाइड्रोजन से हीलियम में जाता है। तारे में जो ऊर्जा और प्रकाश होता है, और उसमें जो ईंधन होता है हीलियम से, हाइड्रोजन से हीलियम में जाता है, और वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है। अब देखिए ये विरल गैस और निहारिका। विरल गैस है और ये क्या है? निहारिका। तो इसमें ये जो विरल गैस है और ये निहारिका है। ठीक है ना। निहारिका, फिर उसके बाद से क्या है? तारा। तारा, और जिसमें तारा में संलयन और प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये 1.44 इंटू सन, मतलब ये अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है ना। अगर ये क्या है कि सॉरी, ये अगर छोटा है, ये मून से अगर ये छोटा है तो क्या हो? इसको कहेंगे लाल दानव कहेंगे। अगर ये मून से ये बड़ा है तो अभिनव तारा कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। जब ये क्या चंद्रमा से क्या होगा, मतलब कि ये छोटा होगा तो हम इसको लाल दानव कहेंगे, और अगर ये बड़ा होगा तो अभिनव तारा कहेंगे। ठीक है ना। जिसमें श्वेत वामन हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? श्वेत वामन। और फिर उसके बाद से काला वामन आएगा। ठीक है ना, काला वामन कहेंगे। ठीक है ना। और ये क्या होगा कि इसमें अभिनव तारा में क्या मिलता है? फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से फिर ब्लैक होल जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन में क्या क्या प्लसर और क्वेसर और ब्लैक होल तीनों पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे क्या है इसमें? संलयन अभिक्रिया। देखिए अब ये इसमें संलयन अभिक्रिया में क्या कह रहा है कि निहारिका जो है ये गैसों का गोला होता है। निहारिका गैसों का गोला है। श्वेत वामन जीवाश्म तारा है। और अभिनव तारा जो है ये विस्फोटक तारा है। ठीक है। अभिनव तारा क्या है? विस्फोटक तारा है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। और फिर उसमें क्या है कि चंद्रशेखर सीमा। अब चंद्रशेखर सीमा जो है इज इक्वल टू सूर्य इंटू 1.44, मतलब इसके बराबर में इतना ये है। लाल दानव क्या है? ईंधन प्राप्त होता है। लाल दानव से क्या ईंधन प्राप्त होता है? काला वामन से मृत तारा है। काला वामन को हम क्या कह सकते हैं? मृत तारा भी कह सकते हैं। लाल दानव को ईंधन प्राप्त समाप्त। ठीक है ना। और ब्लैक होल ये जो है उच्च घनत्व, जो चंद्रशेखर न्यूट्रॉन तारा कहते हैं इसको। ठीक है ना। ब्लैक होल को उच्च घनत्व यानी चंद्रशेखर न्यूट्रॉन तारा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। फिर आगे क्या है?
अब इसमें देखिए क्वेशर और प्लसर। क्वेशर और प्लसर में क्या चुंबकीय तरंग है, क्वेशर और प्लसर में चुंबकीय तरंग है, और क्वेशर में जो आता है ये विद्युत विद्युत तरंग आता है, और प्लसर में चुंबकीय क्षेत्र आता है। ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब व्हाइट होल क्या है, प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत क्या है, प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत है लाल इज इक्वल टू निम्न ताप। ठीक है ना, लाल इज इक्वल टू निम्न ताप, और सफ़ेद इज इक्वल टू मध्यम ताप, और नीला इज इक्वल टू उच्च ताप। मतलब लाल जब रहेगा, व्हाइट होल प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत, जो रेडिएशन सबसे ज़्यादा कौन होता है, लाल का होता है, रेड का। तो ये निम्न ताप पे होता है, और सफ़ेद मध्यम ताप पे होता है। ठीक है ना, और ये नीला जो होता है ये सबसे ऊंचा ताप पे होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फिर तारा का रंग क्या है, पृष्ठ ताप पर क्या है, तारा का रंग क्या है, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। क्या, पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है। अब फिर इसमें क्या है, एक नोट दिया हुआ है। नोट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंटर ने किया। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटर ने किया था ब्रह्मांड का उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। जॉर्ज लेमेंटर बेल्जियम खगोलज्ञ एवं पादरी थे। क्या थे, खगोलज्ञ पादरी थे। ठीक है। अब तारामंडल में सूर्य से दूरी पर तारों का समूह, इसकी संख्या 89 है। सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। क्या है, सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। ठीक है ना, तारामंडल जो है सूर्य से दूरी पर तारों का समूह, इसकी संख्या 89 है, और सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। ओके। और ये इसका नक्षत्र जो कहते हैं ना, नक्षत्र लग गया है। तो इसमें क्या है, सूर्य के निकट तारों का समूह जो है, ये नक्षत्र जो है सूर्य के निकट तारों का समूह, इसकी संख्या कितनी है, 27 है। सूर्य के निकट तारों का समूह, इसकी संख्या कितनी है, 27 है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल क्या होता है, सप्तऋषि क्या होता है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल है ये। ठीक है ना। अब ये चौथे में क्या है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन में क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एस चंद्रशेखर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, एस चंद्रशेखर ने दिया। याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। टालमी के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या, टालमी के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और ये है, कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। कौन बताया था, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, मतलब सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है ना, ये किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। केपलर ने ग्रहों के गति की खोज किया। केपलर ने कौन सी खोज किया था, ग्रहों के गति की खोज किसने किया था, केपलर ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दी। क्या दिया, हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिया। ठीक है ना। अरस्तु तथा पैथागोरस के ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी किसने बताया था, गोल है, अरस्तु और पैथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है ना। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन अरस्तु और पैथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सिद्ध किसने किया था, गैलीलियो ने, कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड पे। ब्रह्मांड में क्या है, अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष में क्या दिया है, सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। क्या, सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, और ये सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सोच लीजिए, एक सेकंड में 250 किलोमीटर जाता है, और ये क्या करता है, सूर्य 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ठीक है ना, सूर्य का एक चक्कर लगाता है जब ब्रह्मांड। ठीक है ना। अब खगोलीय इकाई में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, और एग्जाम में दे देगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, ऐसा भी दे सकता है। मतलब पूरा मिला जुला के 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है। ये एसआई बिहार एसआई दरोगा का ये सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से पूछा जाएगा, 80% आपको यहीं से आएगा। अब ये प्रकाश वर्ष पे, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कितनी है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है, और ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसमें देखिए दिया हुआ है 14.70 करोड़ किलोमीटर और 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ये क्या, औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना,
ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब देखिए ये उपसौर और ये अपसौर दो दिया हुआ है। अपसौर का मतलब अधिक, उपसौर का मतलब कम, ठीक है ना, पेरिहेलियन और अफेरियन, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं। तो 3 जनवरी उपसौर और 4 जुलाई उपसौर। अपसौर मतलब कि अपसौर का मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, और उप का मतलब कम होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये इतना दिया है लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोट में, साइरस सबसे चमकीला और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है। साइरस सबसे चमकीला तारा है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है। क्षुद्र ग्रह क्या है, मैया मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच घूमते हैं। ये दूसरे ग्रह के टुकड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह का याद रखिएगा, दूसरे ग्रह का टुकड़ा होता है और मंगल बृहस्पति कक्षा के बीच में ये घूमता है। और उल्का सिंपल है, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरता है, मतलब कोई आग का गोला पृथ्वी पर जब गिरता है तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है, ठीक है ना, उसी को हम उल्का कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। जब कोई आग का गोला जमीन पे गिरता है तो उसी को हम उल्का कहते हैं, इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। अब उल्का पिंड क्या होता है, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर, अब वही आग का गोला जब पृथ्वी पे गिर जाता है आकर के, तो उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। अब बोलामाइड क्या है, बोलामाइड जब उल्का विपरीत दिशा घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे बोलामाइड कहते हैं, ठीक है ना। बोलामाइड, उल्का पिंड विपरीत दिशा घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे बोलामाइड कहते हैं। पुच्छल तारा क्या है, धूमकेतु ये धूल कण के बने होते हैं, ठीक है ना। पुच्छल तारा क्या, धूमकेतु ये धूल कण के बने होते हैं। इसका पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। इसकी पूंछ कहाँ, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है पुच्छल तारा की, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है हेली धूमकेतु 76 वर्ष पर दिखता है, क्या, ये 76 साल पर दिखता है, जिसमें कि 7 फरवरी 2062 को अब दिखेगा ये। और इससे पहले सन 1986 को दिखाई दिया था, 1986 को दिखाई दिया था। और ये हेली धूमकेतु जो है 76 वर्ष में एक बार दिखता है, ठीक है ना, जिसमें अब 2062 में ही ये दिखेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ग्रह पे आते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ग्रह जो होता है इनके पास कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये किसी भी तारे का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। उपग्रह क्या है, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। ग्रह में पूछा है ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, किसी भी तारे का चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह होता है। और उपग्रह में इनके पास ऊष्मा प्रकाश इनके पास भी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ग्रह का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लूटो, प्लूटो एम, यह 9वां ग्रह था। प्लूटो एम जो था 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 की चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया, ठीक है, प्लूटो एम को, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य जो है ना, सन में आते हैं सूर्य, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हम किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। मैंने शुरू में ही बताया है कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फोटोस्फीयर, ठीक है ना, प्रकाश मंडल। यह सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है, ठीक है ना। फोटो प्रकाश मंडल जो है ना, ये सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखेंगे, ये भी और ये भी। वर्णमंडल, ये सूर्य का केंद्रीय भाग है, ठीक है, ये सूर्य का क्या है, केंद्रीय भाग है। और परिमंडल कोरोना क्या है, परिमंडल कोरोना क्या है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। परिमंडल कोरोना किरीट, यह ग्रहण के समय दिखाई देता है, यह ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसका तापमान सर्वाधिक है, वो तो होता है, ठीक है ना। इसका तापमान क्या होता है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा होता है परिमंडल कोरोना किरीट की, ठीक है ना। ग्रहण के टाइम पे दिखता है और इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है, ठीक है। सूर्य की जो आयु है 15 अरब वर्ष है,
जिसमें 5 अरब वर्ष जी चुका है, 10 अरब वर्ष बचा हुआ है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या? सूर्य अपने कक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। प्रकाश मंडल में क्या है? प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। क्या? सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। जो सूर्य की आयु लगभग 15 वर्ष है, और जिसमें से 15 अरब वर्ष है और 5 अरब वर्ष ये जी चुका है। ठीक है ना, समझ गए? याद रखेंगे। प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। प्रकाश मंडल जो है ये सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है, और इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। और सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम है। ठीक है ना। सूर्य में 75% कितना? सूर्य में 75% हाइड्रोजन में और तथा 24% हीलियम है। ठीक है ना। 75% हाइड्रोजन में, 24% हीलियम है सूर्य में। याद रखेंगे। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। मतलब इसको हम 15 किलोमीटर भी कह सकते हैं। पीछे हम अभी अभी पढ़ाए हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए सारी चीज़ें ये बताया गया है ये। ठीक है ना। ये हमारे जो लगा हुआ है, ये हमारे जो प्लैनेट है जो लगे हुए हैं, सूर्य रोशनी जो भी करोड़ कितने करोड़ कोर 15 मिलियन है संलयन हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम में सूर्य का आंतरिक भाग है। ये दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, कोई इसमें कुछ है नहीं, कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। ठीक है ना। आते हैं हम सौरमंडल पे। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। और आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये जो चारों हैं आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है ना, आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह, बाहर के जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और वरुण और अरुण। ठीक है ना। बाहर जो आंतरिक, जो अंदर वाले ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल है। और बाहरी वाले जो ग्रह है बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण है। ठीक है। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम कितना है, कैसे है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब नंगी आंखों से दिखने वाले क्या है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। अब पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल, शुक्र और वरुण है। क्या? पूरब से पश्चिम घूमने वाला शुक्र और अरुण है। क्या है? शुक्र और अरुण है। और आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। क्या? आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है ना। आकार के अनुसार में ये, मतलब कौन छोटा, कौन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके। ठीक है। अब सर्वाधिक घनत्व कौन लेता है? पृथ्वी लेता है। सबसे ज़्यादा क्या घनत्व? यही लेता है। ठीक है ना, डायमेंशन। अब सबसे कम घनत्व कौन लेता है? शनि लेता है। रात की रानी किसको कहते हैं? चंद्रमा को। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमेड, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ठीक है ना। और सबसे छोटा किसको हम कहते हैं? सबसे छोटा डिमोस, यानी मंगल को कहते हैं। ठीक है ना। अब लेटा ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को। जल्दी घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। 9.5 घंटे में ही हो जाता है, 9 घंटे 5 मिनट में ही। देर से घूर्णन करने वाले कौन है? शुक्र है। 243 दिन, 243 दिन में ये घूर्णन करता है। ठीक है। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिहार दरोगा के लिए आपको पूरा एकदम कंसंट्रेट करके इसको पढ़ना है, और ये नोट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जल्दी परिक्रमण। ठीक है ना। बुध 88 दिन में ये जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। और देर से सबसे ज़्यादा कौन है? वरुण। अब जैसे अभी पीछे हमने बताया, दूसरे को देर से परिक्रमा करता है कौन? 164 ईयर में, 164 साल में ये वरुण जो है परिक्रमा करता है। ठीक है ना। आगे क्या है? सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम है शनि का। अब बुध में आते हैं मरकरी। इसका घूर्णन जो है 58 दिन में होता है, और परिक्रमा 88 दिन में होता है। ठीक है ना। 58 दिन में घूर्णन करता है, परिक्रमा 88 दिन में करता है। इस पर वायुमंडल नहीं है। इस पर क्या? वायुमंडल नहीं है।
और यहाँ तापांतर अधिक होता है। क्या? यहाँ तापांतर अधिक होता है। ठीक है। शुक्र में हम चलते हैं। शुक्र में क्या है? घूर्णन 243 दिन में ये घूर्णन करता है और परिक्रमा 224 दिन में ही कर लेता है। ठीक है ना? 224 दिन में परिक्रमा और घूर्णन 243 दिन में। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इसे साइन का तारा और पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है। ठीक है ना? अब ये जो का CO2 जो है, CO2 की अधिकता इसमें ज़्यादा है और इसे साइन का तारा कहते हैं और पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है। ये सबसे सुंदर ग्रह है। इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती हैं। क्या? इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती हैं। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है। और शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये आपको कंटेंट लेकर के आया हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसी को एक्सप्लेन के बाद कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, ऑप्शनल, जितना ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा ताकि और लोगों का हेल्प हो सके यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे हम चलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या? पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कितना? 5 ग्राम GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और जबकि अपने तल पर 66 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना? बोला है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी है और जबकि अपने तल पर 66 डिग्री झुकी है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आप चलते हैं। अब इसमें आगे है घूर्णन। घूर्णन क्या? 24 घंटा में करता है और परिक्रमा 365 दिन में करता है। विषुवत रेखी व्यास। क्या? विषुवत रेखी व्यास 12,756 किलोमीटर। ठीक है ना? और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर और अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। घूर्णन के कारण एक दिन और रात और 2 ज्वार भाटा, तीसरा कोरियोलिस बल। घूर्णन के कारण क्या क्या होता है? दिन और रात होता है, ज्वार भाटा भी निकलता है, कोरियोलिस बल भी होता है वहाँ। ठीक है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ध्रुव पर 6 माह दिन रात का होना, क्या? ध्रुव पर 6 माह दिन रात का होना। ठीक है ना? और दिन रात का बड़ा छोटा होना, ये भी होता है परिक्रमण के कारण। कब? जब ये घूर्णन होता है, यहाँ पे इतना इतना दिन और रात होता है, ज्वार भाटा होता है, कोरियोलिस बल होता है। तो उसके बाद परिक्रमण का कारण जो होता है ऋतु परिवर्तन, ध्रुव पर 6 माह दिन रात का होना और दिन रात का बड़ा छोटा होना। ठीक है। अपसौर में क्या है? अपसौर पीछे भी हमने पढ़ा है। अब हेलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है ना? पृथ्वी से जब दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। कब? हर 4 जुलाई को होती है ये घटना। ठीक है ना? हर साल 4 जुलाई को। अब आते हैं उपसौर में। अपसौर मैंने बता दी। उपसौर में अभी अभी प्रैक्टिकली वहाँ दिया था, जब सूर्य से पृथ्वी की 14.70 करोड़ घट जाती है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को, हर साल 3 जनवरी को। और अपसौर में 4 जुलाई को होता है। ठीक है ना? अब एपिसाइड लाइन क्या है? अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, अपसौर उपसौर कुछ जो लाइन को मिलाती है ना, उसे एपिसाइड लाइन कहते हैं। ठीक है ना? अब मंगल ग्रह पे आते हैं हम। मंगल ग्रह पे तो बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, जा भी चुके हैं। तो अब इसमें क्या है कि मंगल यानी मार्स, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। क्या? 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्या? इस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना?
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है, जिसे हम कहते हैं। और इसके दो उपग्रह कौन कौन? फोबोस हैं और एक डिमोस है। क्या? फोबोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों, इसमें दो उपग्रह हैं। अब आते हैं जुपिटर में। जुपिटर में क्या है? यह सबसे बड़ा ग्रह, जुपिटर जो है हमारा है सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह गैसीय अवस्था में है। क्या? गैस अवस्था में। इस पर SO2 की अधिकता ज़्यादा है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। ठीक है ना। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड। अन्य उपग्रह यूरोपा हिमली हिमलिया। अन्य जो उपग्रह है इसको क्या कहते हैं? यूरोपा और हिमलिया कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। आपको शुरू में भी पढ़ाया हूँ। इसके यहाँ वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। जूनो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। कब? नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। शनि पे हम चलते हैं। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कहते हैं शनि को। ठीक है ना। शनि को सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कहते हैं, और इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय छल्ले पाए जाते हैं। क्या? इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय छल्ले पाए जाते हैं। और टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, और अन्य उपग्रह मिसास डियोन है। क्या? अन्य उपग्रह को हम क्या कहते हैं? मिमास डियोन। यह आकाश में पीले रंग की तरह लगता है। आकाश में पीले रंग की तरह ये लगता है, इसको हम शनि जो है। ठीक है ना। अब यूरेनस पे हम आते हैं, अरुण पे। अरुण में क्या है? यूरेनस में ये मीथेन की अधिकता होने के कारण हरा दिखता है। क्या? अरुण जो है मीथेन की अधिकता होने के कारण हरा दिखता है, और अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। अपने अक्ष पर कितना? 82 डिग्री झुका हुआ है इस। ठीक है ना। और झुका हुआ है, इसी के कारण हम इसको लेटा ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। सॉरी, लेटा हुआ है इसलिए ग्रह कहते हैं। और घूर्णन में क्या है? पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूर्णन करता है। उपग्रह में मिरिंडा। उपग्रह में हम इसको क्या कहते हैं? मिरिंडा। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। और खोज 1781 में विलियम हर्सेल द्वारा हुआ था ये। क्या? विलियम हर्सेल द्वारा खोज किया गया था 1781 में। किसका? अरुण को, यानी यूरेनस को। ठीक है ना। वरुण में हम चलते हैं। वरुण, इस पर भी मीथेन की अधिकता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है, और इसको खोज की कौन किया था? 1876 में जॉन गाले द्वारा हुआ था। ठीक है ना। 1876 में जॉन गाले द्वारा खोज हुआ था। उपग्रह कौन था? उपग्रह ट्रिटोन नेसो। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब हम आते हैं चंद्रमा पे दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा पे आते हैं। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं, चंद्रमा को, और इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। इसे रात की रानी कहते हैं। और चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखेगा। चंद्रमा से जो अंतरिक्ष हम जब देखेंगे तो ये क्या दिखेगा? काला। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इसे रात की रानी कहते हैं। और चंद्रमा के अंतरिक्ष काला दिखे। चंद्रमा से जो अंतरिक्ष हम दिखेंगे ना तो काला दिखता है। चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन करता है उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है ना। इसलिए इसका एक ही तल दिखता है। समझ गए? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये तो सबको ऑब्वियस सी बात है, ये सबको नॉर्मली पता है। पृथ्वी से सूर्य का जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है। अब देखिए दो कंडीशन यहाँ पे है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश और यहाँ सूर्य का प्रकाश है। चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है, लेकिन जबकि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट लग जाता है 20 सेकंड। ठीक है। चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। ठीक है ना। कितना? 59% भाग लगभग हम चंद्रमा का देख सकते हैं। और इसमें और क्या है? अमावस। देखिए ये बहुत इंटरेस्टेड है।
अमावस क्या है? न्यू मून। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, ठीक है ना। क्या? अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। और पूर्णिमा के दिन इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। क्या? इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सारा चीज़ें समझाया हुआ है यहाँ पे बना करके, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें देखिए मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। ये घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों यहाँ पे दोनों का समय समान है। इन दोनों का समय क्या है? समान है। और ये तीव्रता शुद्धता निकटतम है, ठीक है ना। इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और उल्टा चमकीला गर्म सुंदर, ये 240 दिन में ये क्या है? पृथ्वी का दिन है। आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है, ठीक है ना। तो इसमें सारा आप समझ सकते हैं, कोई है नहीं इसमें, प्रैक्टिकली बताया गया है इसमें, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो भी है इसमें, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें आते हैं ब्लू मून, ठीक है ना। ब्लू मून में क्या है? इसमें ध्यान देंगे। ब्लू मून में एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। एक ही महीने में दूसरा जो पूर्णिमा हमारा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ब्लू मून हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सुपर मून, एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। एक ही वर्ष में जो दूसरा सुपर मून लगता है उसी को हम ब्लू मून कहते हैं, ठीक है ना। अब अपभू, अपभू यानी अपोजी, यानी जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे हम अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम यानी अधिक से अधिक ज़्यादा दूरी हो जाती है तो उसे हम अपभू कहते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। उपभू, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है, यानी उसमें अधिकतम हो जाती है और इसमें न्यूनतम हो जाती है, तो इसे उपभू कहते हैं, ठीक है ना। यानी अपभू में अधिकतम होती है, उपभू में न्यूनतम, याद रखेंगे। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा छोटा होना तथा ध्रुवों पर 6 माह का दिन रात होना, ठीक है। अब बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। पृथ्वी की स्थलाकृति क्या है? पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन कहलाता है। क्या? पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। अपक्षय यानी वेदरिंग, चट्टानों का टूटना। अपर्दन क्या होता है? इरोजन जिसे हम कहते हैं। इरेजन, वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना, ठीक है ना। अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण यानी गाद का जमा होना, ठीक है ना। अब इस तरह से समझ जाइए। अपक्षय जो होता है, अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटना, मतलब पहाड़ से पत्थर को टूट टूट के गिरना, उसको अपक्षय कहते हैं। अपर्दन मतलब यानी दांत में हम जब ब्रश करते हैं, घीस घीस के रगड़ते हैं ना, वायु जल द्वारा चट्टानों का बहना, तो वो रगड़ना जिसको हम ब्रश करते हैं, ऐसे समझिए। और निक्षेपण जो है गाद, यानी जब ब्रश करते हैं तो मुंह में गाद जम जाता है, ठीक है। तो गाद का जमा होना, इस तरह याद रखेंगे। निक्षेपण, अपर्दन और अपक्षय, ठीक है। अब नदी की अवस्था क्या है? युवा पर्वत सर्वाधिक अपक्षय, प्रौढ़ मैदान, वृद्ध मुहाना, निक्षेप सर्वाधिक। नोट, नदियों का सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। नदियों का सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। छिप्रिका, छिप्रिका क्या है? यह कटोरीनुमा उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। वी आकार की घाटी क्या होता है? ये दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं, और गार्ज गहरा होता है। कैनियन या एक आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रांड कैनियन, यूएसए, कोलोराडो नदी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यह आकार की घाटी क्या है? यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है, ठीक है ना। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है। अब इसमें गोखुर झील क्या है? जब यह आकार की घाटी सीधा हो जाता हो उसे गोखुर झील कहते हैं, ठीक है ना। जब यह आकार की घाटी सीधा हो जाता है
उसे गोखुर कहते हैं। याद रखिए गोखुर। जब यस आकार की घाटी सीधा हो जाए तो गोखुर कहते हैं। और नदी द्वीप, जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। क्या? तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में नदी पर असम में है। तटबंध तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ठीक है ना। वितरिका, वितरिका मतलब नदियां जब मुहाने पर पहुंचती हैं तो ढाल कम हो जाता है। ठीक है, क्या? नदियां जब मुहाने पर पहुंचती हैं तो ढाल कम हो जाती हैं, जिससे नदियां कई शाखाओं में बंट जाती हैं। इस शाखाओं को वितरिका कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल दिया है और बहुत ही आसान दिया है। नदियां जब मुहाने पर पहुंचती हैं तो ढाल कम हो जाता है, जिसमें नदियां कई शाखाओं में बंट जाती हैं। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में जो दिखाया हुआ है ये नदी तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है। मतलब इस तरह से नदियाँ वगैरह हैं जो भी दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें भी अब देखिए डेल्टा, यह मुहाने पर जमा गाद द्वारा बनता है। डेल्टा जो बनता है ना, जो मुहाने पे जो गाद जो कीचड़ जो आके जम जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और ये सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, ये उपजाऊ होती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है ना, क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा है। ओके, और इसमें नोट में दिया है, जब एक और पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनते हैं। दोनों और नदी के पहाड़ होने पर एस्चुरी बनाते हैं तथा पहाड़ नदी हो तो नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे आप। अब इसमें आगे क्या है? एंचुरी, एस्चुरी में ज्वार नद, एस्चुरी ज्वार नद जिसको हम कहते हैं। जब नदी, याद रखेंगे कि जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना, और उदाहरण में क्या है? नर्मदा ताप्ती गोदावरी, नर्मदा ताप्ती गोदावरी जिसमें हम उदाहरण में ले सकते हैं। एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। क्या? सागर तट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, और गोवा का मारमा गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। नोट में देखिए सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। ठीक है ना, गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? देखिए भारत में एकमात्र सरस्वती नदी है जो भूमिगत है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है। कहाँ? चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, जिसे कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना। इनमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जल सोखने की क्षमता होती है। स्टेलाइट, स्टेलाइट क्या है? कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति, इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। ठीक है ना, क्या? कम अपरदन के कारण होता है। स्टेलामाइट, जब अपरदन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव होता है। क्या? नीचे ऊपर की ओर चूना पत्थर का जमाव होता है, स्टेलामाइट उसे हम कहते हैं। स्टेलामाइट देखिए यहाँ पे जमा हुआ है, ये ऊपर का पत्थर चूना जमा है और ये नीचे का जमा हुआ है। ठीक है ना, इसी को हम अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, अब स्टेलामाइट एवं स्टेलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या? कंदरा स्तंभ कहते हैं। जहाँ स्टेलामाइट और स्टेलेटाइट जहाँ मिलता है उसे हम कंदरा स्तंभ कहते हैं। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री जल की स्थलाकृति लहरें जैसी बनती है। ठीक है ना, उदाहरण में समुद्री गुफा, मेहराब, लैगून झील, दंतुरी तट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना, लैगून झील की को क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। ठीक है ना, और मरुस्थली स्थलाकृति को मरुस्थली क्षेत्र में स्थलाकृति पवनों पर सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। ठीक है, उदाहरण में बरखान, बालू का स्तूप, छत्रपशिला,
इंसेलबर्ग, लोयस का मैदान, वालसन झील, ये सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यह स्थलाकृति बर्फीली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्या? बर्फीली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल क्या, उदाहरण, मोरेन, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रमलीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और देखिए तट के बारे में बताया, तट के बारे में बताया, तट मतलब रिया तट और फ्योर्ड तट, जिसमें गहरी खाई है और इसमें क्या है, समुद्र की खड़ी ढाल बर्फ है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया हूँ कि मतलब कि आपको ये सारा जितना है सब आ जाए। ठीक है ना, ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो ये हमारे खान ग्लोबल स्टडी, खान सर की जो मतलब ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, वहीं से ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये इसका आज मैंने थियरी मैंने पढ़ाया, कल मैं इसका लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल। ठीक है ना, तो उसको आपको ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। पूरा 170 क्वेश्चन का मैं इसका लेकर के आऊँगा, जितना मैंने पढ़ाया ये फिर आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।